जंतर मंतर पर हुआ है। हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी, नौजवानों की सुनवाई कहीं नहीं होती, टाल दिया जाता था। लेकिन आज सरकार ने नहीं सुनी, कैबिनेट ने नहीं सुना और इसको मुख्य न्यायाधीश भी, न्यायपालिका भी संज्ञान में नहीं ली। मजबूर होकर के सारे नौजवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर डेरा डाल करके एक अप्रत्याशित आंदोलन करने का काम किया। अच्छा, नौकरी देने का काम हमारी मोदी सरकार कर रही है जवानों को। हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो हमारे नेता का यह वादा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो 4 साल की नहीं बल्कि आजीवन रेगुलर नौकरी दी जाएगी उन नौजवानों को। फिर वही सम्मान वापस हो सकता, फिर वही सम्मान वापस आएगा। ये मुद्दे मेन मुद्दे रहेंगे युवाओं के लिए कि मतलब अग्निवीर परमानेंट किया, अग्निवीर परमानेंट होगी, हमारे नेता का वादा है। बहुत ही साधारण किसान परिवार का हूँ, लेकिन गरीबों, मजलूमों, शोषितों की पीड़ा को देख करके मैंने समाज सेवा की भावना से राजनीति में शुरू किया और चौधरी चरण सिंह मेरे आदर्श बने और चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों पर चल उनके चरणों में शीश झुका करके मैंने राजनीति शुरू किया। उसी के बाद उस समय चौधरी चरण सिंह जी लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो दोनों लोगों के पद चिन्हों पर चलते हुए हम राजनीति करने का काम किया और तब से आज तक लगभग 47-48 साल का समय 1977 से बीत जा रहा है। तब तक मैं राजनीति से कहीं पीछे नहीं हटा, गरीबों की सेवा में पीछे नहीं हटा, मजलूमों की सेवा में पीछे नहीं हटा, हर समय और विकास के मुद्दों पर लड़ाई लड़ता रहा और सारे मुद्दों पर सफलता प्राप्त करने का काम किया है। आप जुड़ चुके हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत, जो लगातार 10 वर्षों से आपके क्षेत्र में, आपके पूरे इधर जो भी करीबी क्षेत्र हैं, लगातार आवाज़ों को बुलंद करने वाले चैनल से जो आप लोगों के हितों के साथ, अहितों के साथ खड़ा रहता है। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय जयप्रकाश यादव जी और इस समय 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव, विधानसभा नौतनवा से भावी विधायक पद के प्रत्याशी। तो इनसे कुछ समाजवादी या राजनीति से, तथ्यों से जुड़े कुछ सवाल किए जाएंगे। क्या सवाल होंगे, क्या मुद्दे होंगे, आप वीडियो में बने रहिए, आगे लास्ट तक देखते रहिए। मिलवाते हैं। सर्वप्रथम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले आपका हम परिचय जानना चाहते हैं कि आपका पूरा परिचय और राजनीति में कब से आपका कुछ रुझान रहा है। मैं तो एक बहुत ही साधारण किसान परिवार का हूँ, लेकिन गरीबों, मजलूमों, शोषितों की पीड़ा को देख करके मैंने समाज सेवा की भावना से राजनीति में शुरू किया और चौधरी चरण सिंह मेरे आदर्श बने और चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों पर चल उनके चरणों में शीश झुका करके मैंने राजनीति शुरू किया। उसी के बाद उस समय चौधरी चरण सिंह जी लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो दोनों लोगों के पद चिन्हों पर चलते हुए हम राजनीति करने का काम किया और तब से आज तक लगभग 47-48 साल का समय 1977 से बीत जा रहा है। तब तक मैं राजनीति से कहीं पीछे नहीं हटा, गरीबों की सेवा में पीछे नहीं हटा, मजलूमों की सेवा में पीछे नहीं हटा, हर समय और विकास के मुद्दों पर लड़ाई लड़ता रहा और सारे मुद्दों पर सफलता प्राप्त करने का काम किया है। और आप लगातार बहुत ही पुराने राजनीतिज्ञ हैं, बहुत ही अनुभव रहा होगा राजनीति क्षेत्र में, बहुत भी अनुभव भी है। कई पार्टियों का आपने राजनीतिक कैरियर देखा, कई नेताओं के कैरियर देखे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी कही जाती है और पार्टी की क्या सही है, क्या गलत, ये बताएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी तो समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए तटस्थ है। तो नौजवानों का हित करना, विद्यार्थियों का हित करना, मजदूरों का हित करना, महिलाओं का हित करना, जितने भी शोषित तबके के लोग हैं सबका हित करना ही समाजवादी का काम है और यही सच्चे शब्दों में समाजवाद है। इसी कड़ी में आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। लगातार युवा अब ऐसा समय आ गया कि प्रोटेस्ट करने को बाधित हो गए हैं लोग। अपना हर युवा अपनी पढ़ाई को तमाम तरह से भ्रमित होकर के अब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए खुद सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति
क्यों और कैसे, क्या कुछ इस पे आपका राय हो सकता है? जब अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ जाता है तो कमान को अपने हाथ में लेना हर इंसान का धर्म बनता है। और जब हम कमान को अपने हाथ में लेकर के संघर्ष करने के लिए बाध्य हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन से लगायत न्यायपालिका की भी निगाहें हमारे ऊपर आ जाएंगी। यही आज जंतर मंतर पर हुआ है। हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी, नौजवानों की सुनवाई कहीं नहीं होती, टाल दिया जाता था, लेकिन आज सरकार ने नहीं सुनी, कैबिनेट ने नहीं सुना और इसको मुख्य न्यायाधीश भी, न्यायपालिका भी संज्ञान में नहीं ली। मजबूर होकर के सारे नौजवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर डेरा डाल करके एक अप्रत्याशित आंदोलन करने का काम किया। अच्छा, ये मजाक में एक बनी सीजेपी, जिसको लोग पहले विपक्ष के लोग, तमाम तरह के लोग कहते थे कि ये फंडिंग पार्टी है, अमेरिका की फंडिंग है, विपक्षी पार्टियों की फंडिंग है, जो आज एक बहुत बड़ा एक रूप ले लिया और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो इस पर और तमाम तरह से युवा पीसफुल शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ अभद्रता की गई, लाठियां बरसाई गई, आंसू के गोले छोड़े गए, तमाम घायल हो गए, उसमें जबकि एक शहीद भी हो गए। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं, भारत सरकार के रहे। इस प्रोटेस्ट के बाद बहुत ही मजबूरी में उन्होंने त्यागपत्र दिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी सरकार के केवल एक मुखौटा थे, इसके अलावा कुछ थे नहीं। सारा का सारा अधिकार प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अपने हाथ में लिए हुए हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर देना ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। मैं चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर सही माने में समाजवाद को लाना है, देश में लोकतंत्र को कायम रखना है, संविधान को बचाना है, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ही अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और इसके लिए प्रोटेस्ट भी जारी में मेरा उम्मीद है। आज जो प्रोटेस्ट है, यह प्रोटेस्ट उनके इस्तीफा के लिए भी चलेगा। अच्छा, तमाम तरह से और भी बयान वायरल हो रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, ये सब कुछ तथाकथित ये प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा। देखिए, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वो नौजवानों के, किसानों के हित का काम करते हैं और उनके हित की लड़ाई लड़ी जाती है। अगर कहीं नहीं उनकी सुनवाई होती है तो उनके साथ कदम से कदम मिला करके उस लड़ाई को तेज करने का काम हमारे नेता अखिलेश यादव जी करते हैं और निश्चित तौर से उसमें सफलता भी मिलती है। आज अखिलेश यादव जैसा नेता हिंदुस्तान की धरती पर मेरे विचारों से कोई नहीं है। और इसी प्रकार में एक प्रकरण और आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिहार में अभी छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर भी गोलियां बरसाई गई और ये कहीं ना कहीं, जबकि हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये बयान वायरल होता है हमारे उत्तर प्रदेश में कि सभी गुंडा माफिया भाग गए हैं, लेकिन गुंडा माफिया की जगह ये जो बर्बरता हमारे युवाओं के साथ करी जा रही है, इस पे क्या कुछ आपकी सरकार बदलाव लाने वाली है? क्या कुछ करने, आपकी प्रतिक्रिया है? निश्चित तौर पर हम केवल वादा करने के लिए हमारी सरकार, हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर जीरो टॉलरेंस कायम करने का काम करेगी। निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेगी, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होगी। और आज जैसा कि लोग कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि यहाँ घटना होगी तो अगले चौराहे पर जमराज मिलेंगे, तो मुझे तो इतना देखा है, इतनी घटनाएं हो गई हम लोगों के सामने होती रहती हैं, लेकिन जमराज तो कहीं दिखाई नहीं दिए। कहाँ है जीरो टॉलरेंस व्यवस्था मोदी जी की? इसलिए यह उनकी थोथी घोषणा है, इसमें जनता को कोई विश्वास नहीं है। लोग कहते हैं कि 12 बजे रात में महिलाएं गहना पहनकर चलें एकदम निर्भीक होकर, ऐसी कोई बात तो नहीं है। जो घटनाएं होती हैं, आखिर जमराज दिखाई नहीं दिए, घटना घटित हो गई। क्या आज डकैती नहीं होती है? क्या चोरी नहीं हो रही है? लेकिन कमी आई है। क्यों आई है? कि धीरे धीरे विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है, उसके नाते लोगों की भावनाओं में बदलाव भी आ रहा है। अगर हम शिक्षित बनेंगे, कलम किताब हमारे हाथ में रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हम कुव्यवस्थाओं को त्याग करके अच्छी व्यवस्था में जाने के लिए तैयार रहेंगे। और इसी कड़ी में कहा जाता है, आपसे एक सवाल और हम करना चाहते हैं कि बिहार इस समय हर एक प्रकरण के लिए वायरल होता जा रहा है। विगत कुछ दिनों पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए भरत तिवारी जी, जिनको
जिनका एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया, जबकि ये कानून में विधि के अपने आप को समर्पण करने के बाद उनका एनकाउंटर नहीं किया सकता। लेकिन उस प्रकार की इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? देखिए, आजकल हमारे नेता जहाँ तक हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, जाति की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं। जाति के लिए काम नहीं करते हैं, जमात के लिए काम करते हैं और सभी जाति धर्मों को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। लेकिन वहीं विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, वह जाति विशेष को काम देती है, जाति विशेष के ऊपर ध्यान देती है और जाति विशेष को जाति विशेष से लड़ाने का काम करती हैं। और उसी का देन है कि इनकाउंटर होता है। वह इनकाउंटर खाली पुलिस नहीं, उसमें प्रशासन के लोगों का हाथ रहता है। जैसा कि सुनने में आया है, बिहार की है अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं, उसमें प्रशासन कहाँ था, कहाँ सोया हुआ था, उनका जो है कानून व्यवस्था कहाँ गई? लेकिन वह समाजवादी पार्टी में नहीं होने वाला है। इसी कड़ी में एक और घटना हुई, जो बंटी यादव नाम से एक युवा था, जो वहाँ पे तमाम तरह से अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज़ उठाया और उसे किडनैप करके मार दिया गया, फिर भी उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आजकल कुछ तो जातियाँ टारगेट पर है ही हैं। अच्छा, जातियाँ आप भी मानते हैं जाति टारगेट पे? जातियाँ टारगेट पर रहती हैं। जो जाति से विद्वेष करते हैं, जाति से जाति को लड़ाने का काम करते हैं, तो कोई न कोई जाति तो टारगेट पर आएगी ना। लेकिन बड़े इस बात पर हमको क्षोभ के साथ करना पड़ता है, कष्ट के साथ करना पड़ता है कि जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है। अच्छा, इसके जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार तो शासन ही है, सरकार ही है, इस देश के नेता हैं। लेकिन इस देश के नेता की विचारधारा एक आरएसएस, एक भारतीय जनता पार्टी है। एक बार तो भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि अब हमको आरएसएस की कमी की साथ की चिंता नहीं है, लेकिन अंतोगत उसी के सामने जाकर के फिर सिलेंडर बोलने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसी प्रकार से कहा जाता है, राजनीति में एक स्लोगन बोला जाता था कि जिस वोर जवानी चलती है उस वोर जमाना चलता है। तो आज के समय में वही जवानी, वही युवाओं का भविष्य और उन लोगों को कुचला जा रहा है, उनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। वो लोग अपने आंदोलन, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद सड़क पर उतर रहे हैं, जबकि ये प्रशासन कभी युवा थी, आज वो उस पद पे हो करके अब किसके कहने पे या किस कारणवश उन युवाओं पे बर्बरता कर रही है। तो इस पे क्या कुछ आपका? देखिए, आज युवा बेरोजगार है, अपने अधिकार की लड़ाई कर रहा है, 4 साल 5 साल 6 साल तैयारी करता है, नीट का पर्चा लीक हो जाता है तो उसका तो सारा मेहनत बेकार हो गया। नौजवान नौकरी के लिए भटक रहा है, कब नौकरी मिलेगी? तो ये सरकार अपने लोगों को नौकरी देना चाहती है, अपने लोगों को पेपर आउट करा करके और उसमें अपने लोगों को एडमिशन देने का काम करती हैं और उसमें व्यापक पैमाने पर घोटाला होता है। व्यापक पैमाने पर घोटाला होता है, नीट के नाम पर और नौकरी के नाम पर आरक्षण में घोटाला हुआ है। तो इन सब को देखते हुए जब यह बीजेपी सरकार जो है नौकरी देने में सक्षम नहीं है, अक्षम है, तो निश्चित तौर पर वो खुराफात कराने का काम करती है। इसी कड़ी में आपके एक सवाल याद आ गया आपके जवाब से कि अभी 2-3 दिन पहले मात्र 24 घंटे में एक इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे एक वो आरक्षण हटाओ आंदोलन नाम से फिर से आंदोलन चालू हो गया। उस पर लगातार 24 घंटे में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं और उसमें लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो आरक्षण हटाओ आंदोलन आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ इस पर प्रभाव पड़ेगा? आरक्षण हटाओ आंदोलन तो सत्ता पक्ष के लोग नहीं, बल्कि जो ऊंची मानसिकता के लोग हैं, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, वो आरक्षण हटाओ आंदोलन करते हैं। हम तो समाजवादी लोग कहते हैं आरक्षण बचाओ आंदोलन। हम तो आरक्षण बचाओ आंदोलन करेंगे। ये कहीं ना कहीं राजनीति के ही अंग है। नहीं, राजनीति तो अलग है, लेकिन हम तो आपके सम्मान की बात करते हैं ना। आरक्षण हमको नहीं मिलेगा क्या? जो सामंतवादी हैं उन्हीं के लिए आरक्षण मिलना चाहिए, वही देश पर राज करेंगे। 90% लोग कहाँ जाएंगे? 10% लोगों का राज है, तथाकथित 10% लोगों का राज चल रहा है, तो 90% कहाँ जाएगी? उनके हाथ में कलम किताब मजबूती से आनी चाहिए। जब वो मजबूती से उनके हाथ में कलम किताब आ जाएगी तो उनको बरगलाने का काम कोई कर नहीं पाएगा। तो इसी प्रकरण में लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि एक समय था जब हमारे देश के जवान फक्र करते थे अपने आप को आर्मी की वर्दी पहन करके, और उस समय
जब कोई शहीद होता था तो उनकी पार्थिव शरीर हमारे यहाँ नहीं आती थी, जबकि मुलायम सिंह यादव उनकी लड़ाई लड़ करके वो हक दिलाएं, और आज वही चीज़ अब अग्निवीर में बदल गई है। तो इस पे आपकी क्या राय है कि यह अग्निवीर कितना सही है, हो सकता है युवाओं के भविष्य के लिए? देखिए, जब हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो अपने शासनकाल में उन्होंने जो लोग शहीद होते थे उनके सम्मान में पहले वैसे हटा दिए जाते थे, लेकिन उनके शासनकाल में शहीदों के लिए उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था बनाई। पेंशन भी अब खत्म कर दिया गया था, पेंशन भी शहीदों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि उनका डेड बॉडी सम्मान तरीके से उनके घर पहुँचे, और पेंशन की व्यवस्था वहीं समाप्त कर दी गई थी। अब पेंशन, अब ये लड़ाई ये भी चल रही है, ओल्ड पेंशन, हमारी ओल्ड पेंशन बहाल की जाए। और दूसरी चीज़, जो 4 साल की नौकरी देने का काम हमारी मोदी सरकार कर रही है जवानों को, हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो हमारे नेता का यह वादा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो 4 साल की नहीं बल्कि आजीवन रेगुलर नौकरी दी जाएगी उन नौजवानों को। फिर वही सम्मान वापस हो सकता, फिर वही सम्मान वापस आएगा। ये मुद्दे, मेन मुद्दे रहेंगे युवाओं के लिए कि मतलब अग्निवीर परमानेंट किया, अग्निवीर परमानेंट होगी, हमारे नेता का वादा है। तो और क्या कहना चाहेंगे? हमारी समाजवादी पार्टी लगातार युवाओं की लड़ाई लड़ रही है, तो क्या उम्मीद लगाएं युवा? क्या कुछ रोजगार में बदलाव होगा, क्या कुछ शिक्षा में बदलाव होगा, क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं? बदलाव तो संघर्षों से ही होता है। अब तो विश्वास केवल संघर्ष पर रह गया है, तो आप हमारी बात को नहीं सुनेंगे, निश्चित तौर पर हम संघर्षों के बल पर बदलाव ले करके रहेंगे। जिस दिशा में मुड़ेंगे, जिस दिशा में, जब नौजवान जिस दिशा में मुड़ता है, जवान जिस दिशा में मुड़ता है, तो निश्चित तौर पर बदलाव सुनिश्चित होता है। जी, इस बार क्या उम्मीदें हैं? बदलाव, निश्चित बदलाव होगा। जिस दिन हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो थोड़ा न अप्रत्याशित बदलाव आएगा। जो दबे कुचले लोग हैं, नौजवान हैं, शिक्षित हैं, घर बैठे हुए, अप्रत्याशित बदलाव आएगा। तो इसी प्रकार आप देखें, और लगातार ये बहुत ही अनुभवी और संघर्षशील जमीनी स्तर पे मुद्दों को लेकर आने वाले नेताजी से आप बहुत कुछ सवालें हैं, बहुत कुछ बाकी, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत।